हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग केमिस्ट्री का ये नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स जो शब्द है ये थर्मो और डायनेमिक्स इन दो चीज़ों से मिलके बना है। थर्मो का मतलब है हीट और डायनेमिक्स इज बेसिकली मोशन, फ्लो, जो भी समझ लो। तो हम लोग यहाँ पर हीट फ्लो के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये सब शब्द हम लोग जानते हैं। तो अभी तक जब हम लोग एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करते थे तो हम खाली दो ही बातें जानते थे कि ये रिएक्शन करेंगे तो हीट रिलीज होगी, ये रिएक्शन करेंगे तो हीट एब्जॉर्ब होगी। इस चैप्टर में आकर के हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी हीट रिलीज होगी, कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी, और उससे रिलेटेड और फैक्टर्स जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स सीख लेते हैं, बिकॉज उन्हीं टर्म्स की भाषा में ये हमारी लैंग्वेज में आ जाएंगे। तो जब मैं आगे चल करके पढ़ाऊंगा तो मैं सपोज करो कहीं बात करता हूँ ये सिस्टम ओपन सिस्टम है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ओपन सिस्टम होता क्या है। तो बेसिकली सपोज करो मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वो किसी वेसल में, किसी बीकर में, किसी फ्लास्क में हो रहा होगा। तो वो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जिसमें रिएक्शन हो रहा है और जिसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं वो सिस्टम कहलाता है। और इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो सराउंडिंग है। सिस्टम, सराउंडिंग दो तरह की चीजें हो गई। सिस्टम इन्होंने यहां पर बताया कि तीन तरीके के होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब है कि ऐसे सिस्टम जो हीट और मैटर दोनों ट्रांसफर कर सकें। इसका मतलब सपोज करो मेरे पास एक ग्लास है जिसमें पानी रखा है और मैं इसको गर्म कर रहा हूं, तो यहां से हीट आ रही है और कुछ पानी एवोपरेट हो रहा है, तो कुछ मैटर भी फ्लो आउट कर रहा है। ये ओपन सिस्टम है। दूसरी चीज है क्लोज सिस्टम, जिसमें वी कैन ट्रांसफर हीट बट नॉट मैटर। जैसे यही सेम ग्लास होता लेकिन ये ऊपर से क्लोज्ड होता, तो मैं इसको हीट तो कर सकता था लेकिन मैटर का फ्लो नहीं हो सकता था। ऐसा सिस्टम एक क्लोज्ड सिस्टम हो गया। और तीसरा वर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ना तो हीट ट्रांसफर हो और ना ही मैटर ट्रांसफर है। जो भी हो रहा है वो उसी सिस्टम के अंदर हो रहा है, सराउंडिंग के साथ वो बिल्कुल भी इंटरैक्ट नहीं कर रहा है। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। रियल लाइफ में बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम बनाना तो मुश्किल है, बट सपोज करो मैं एक थर्मस के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन कराऊं थर्मस को बंद करके, तो चूंकि थर्मस हीट फ्लो को रोकता है इसलिए हीट ट्रांसफर भी नहीं होगा और मैटर का फ्लो तो होगा ही नहीं, बिकॉज थर्मस का मुंह बंद है। तो ऐसा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। अगले जो टर्म्स इन्होंने बताए वो है स्टेट फंक्शंस और स्टेट वेरिएबल्स। तो इस चीज को समझने से पहले मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं। सपोज करो मेरे पास एक एटमॉस्फेयर 300 केल्विन पर 1 लीटर ऑक्सीजन गैस थी। तो चूंकि हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लिया है तो मैं इसको दो तरह से चेंज करता हूं। पहले तो मैं इसका प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर कर देता हूं, वॉल्यूम 1 लीटर ही रखता हूं, इसलिए इसका टेम्परेचर 600 केल्विन हो जाएगा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से देखेंगे। और फिर इसका प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर रख करके इसका वॉल्यूम 2 लीटर कर देता हूं, तो टेम्परेचर बढ़ करके 1200 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले पार्ट में वॉल्यूम कांस्टेंट रखी, दूसरे पार्ट में प्रेशर कांस्टेंट रखा। दूसरी बार मैंने क्या किया कि यही सेम चीज ली, एक एटमॉस्फेयर 300 केल्विन पे 1 लीटर ऑक्सीजन गैस, और पहली बार प्रेशर कांस्टेंट रखा। तो प्रेशर कांस्टेंट रख करके प्रेशर को मैंने 1 एटमॉस्फेयर रखा लेकिन वॉल्यूम को 2 लीटर कर दिया, तो टेम्परेचर 600 केल्विन आ जाएगा। और फिर दूसरे पार्ट में वॉल्यूम कांस्टेंट रख करके वॉल्यूम 2 लीटर रखी, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर कर दिया, और इस वजह से टेम्परेचर बढ़ करके 1200 केल्विन आ गया। ये जो चेंजेस हैं इसमें नंबर जो मैं चेंज कर रहा हूं कि 1 एटमॉस्फेयर को 2 एटमॉस्फेयर करने पे टेम्परेचर डबल हो गया सेम वॉल्यूम पे, या 1 लीटर को 2 लीटर करने पे टेम्परेचर डबल हो गया, ये मैं आइडियल गैस इक्वेशन के आधार पे कर रहा हूं। अगर आपको समझ में ना आए तो अपने आप स्टेट्स ऑफ मैटर लगा करके
दोनों साइड के जो दोनों प्रोसेसेस हैं उनको देख लेना। अब क्या हुआ, ये जो मेरी स्टेट है ये इनिशियल स्टेट है, और ये जो मेरी स्टेट है ये फाइनल स्टेट है। तो अब अगर मैं इस इनिशियल स्टेट से इस फाइनल स्टेट के बीच में चेंज देखूं, तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी P सच दैट चेंज इन P इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी कि मैं चाहे इस रास्ते से चल के आया हूं चाहे इस रास्ते से चल करके आया हूं, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनका चेंज पाथ से इंडिपेंडेंट हो। पाथ से मेरा मतलब है कि मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं फिर वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं, या वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं या प्रेशर बढ़ा रहा हूं, ये सब अलग अलग पाथ हैं। तो जिन क्वांटिटीज का चेंज पाथ से इंडिपेंडेंट है, ऐसी क्वांटिटीज स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल कहलाती हैं। तो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम तो ऐसी क्वांटिटी नहीं है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और ऐसी बहुत सी और क्वांटिटीज हैं। फिलहाल इस चैप्टर के शुरुआत में हम लोग खाली एक चीज और बताएंगे, इंटरनल एनर्जी। लेकिन और जो स्टेट फंक्शंस हैं वो मैं यहां पर एक साथ बताना नहीं चाह रहा, बिकॉज आपके लिए अभी सिर्फ वो एक नया नाम ही होंगे। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा मैं और जब स्टेट फंक्शन आएंगे उनको एक्सप्लेन करूंगा तो बताता जाऊंगा कि वो स्टेट फंक्शन है। लेकिन सपोज करो मैं देखूं कि यहां से यहां आने में या यहां से यहां आने में कितनी हीट लगी, तो जो हीट होगी वो डिपेंडेंट ऑन पाथ होगी। मतलब अगर यहां से यहां आने में मेरे पास x जूल ऑफ हीट लगेगी, तो यहां से यहां आने में x जूल ऑफ हीट नहीं लगेगी, उससे कुछ डिफरेंट लगेगी। तो ऐसे वेरिएबल्स, ऐसे चीजें जो पाथ पे डिपेंडेंट होते हैं, दे आर नॉट स्टेट फंक्शंस। तो टिपिकली किसी प्योर सब्सटेंस की स्टेट बताने के लिए कोई तीन चीजें जरूरी हैं। जैसे मैंने यहां पर बताया कि एक एटमॉस्फेयर 300 केल्विन और 1 लीटर ऑक्सीजन था। आप यहां पे बता सकते थे कि मेरे पास एक एटमॉस्फेयर 300 केल्विन और 0.1 मोल ऑक्सीजन था, या अभी आपको पता नहीं है इंटरनल एनर्जी, लेकिन आप ये बता सकते थे कि 2 मोल गैस जिसकी वॉल्यूम 20 लीटर है और जिसकी इंटरनल एनर्जी वॉटएवर कुछ इतने जूल है, इस तरीके से भी अगर आप बताना चाहो तो इन डिफरेंट वेरिएबल्स में से आप कोई भी तीन चीज बताओ तो उससे स्टेट डिफाइन हो जाती है। और एक बार स्टेट डिफाइन हो गई तो मैं उससे रिलेटेड बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो बता सकता हूं। जैसे यहां पर मुझे अगर प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम पता हो तो मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बता सकता हूं, पीवी इक्वल टू एनआरटी से मोल बता सकता हूं ना। इंटरनल एनर्जी भी बता सकता हूं, लेकिन आप अभी नहीं बता सकते बिकॉज मैंने आपको सिखाया नहीं कि इंटरनल एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं इंटरनल एनर्जी क्या है। इंटरनल एनर्जी इज टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब जैसे केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, या कोई भी और तरह की एनर्जी है, उन सारे फॉर्म ऑफ एनर्जीज को अगर मैं देख लूं तो वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है। अब सपोज करो मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें से 1 लीटर वाटर रखा हुआ है। इस वाटर की कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। इस इंटरनल एनर्जी को हम लोग टिपिकली यू से डिनोट करते हैं। अब सपोज करो इनिशियल इंटरनल एनर्जी को मैं यू आई लिखूं। अब मैं इसे चेंज करके फाइनली यू एफ कर देना चाह रहा हूं, किसी तरीके से इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देना चाह रहा हूं। तो इस इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के मेरे पास दो तरीके हैं, एक वर्क एक हीट। एक तो तरीका क्या है कि सपोज करो मैं इसमें एक कोई ब्लेंडर जैसी चीज डाल दूं और इसको खूब तेजी से घुमाऊं तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको गैस के ऊपर रख दूं और इसको हीट दूं और हीट से इसके पास एनर्जी आ जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी चेंज करने के दो ही तरीके हैं, वर्क करना या हीट करना। यहां पर मैं इंटरनल एनर्जी चेंज में एनर्जी बढ़ाने की बात कर रहा हूं, पर जरूरी नहीं कि बढ़ाना ही हो, घटाना भी हो सकता है। इसमें सिस्टम जो होगा वो वर्क सराउंडिंग पे कर देगा या सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे देगा। यहां पर जैसे सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आ रही थी,
सराउंडिंग से सिस्टम पे वर्क हो रहा था, वैसे इसका उल्टा भी हो सकता है। तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो वर्क से चेंज कर दिया जाए या तो हीट से चेंज कर दिया जाए, और या फिर तीसरा तरीका क्या है कि हीट और वर्क दोनों से चेंज कर दिया जाए। मैं ये भी तो कर सकता हूँ ना कि ब्लेंडर भी चलाऊं और नीचे से आग भी लगाऊं। तो यहां से निकल करके पहला लॉ थर्मोडायनेमिक्स का आया, जो कि कहता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो कि बेसिकली यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होगी। लेकिन यहां पर हम लोग ज्यादातर केसेस में डेल्टा यू ही मेजर करेंगे, इनिशियल यू कितनी है फाइनल यू कितनी है मेजर नहीं करेंगे। तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ये Q प्लस डब्ल्यू के इक्वल होगी, जहां पर Q इज हीट गिवन टू सिस्टम और W वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तभी क्या कहते हैं, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो टोटल जो मैंने उसको हीट दी और प्लस जो उसके ऊपर वर्क किया उसका सम है। अब यहां पर मैं डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिख रहा हूं, लेकिन ये क्यू और डब्ल्यू पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। अगर मैंने हीट दी और वर्क किया सिस्टम के ऊपर तो क्यू और डब्ल्यू दोनों पॉजिटिव होंगे, तो दोनों का मैग्नीट्यूड एड अप हो जाएगा। अगर मैंने हीट दी लेकिन वर्क ले लिया तो Q पॉजिटिव हो जाएगा, वर्क नेगेटिव हो जाएगा। या हीट ली वर्क किया तो फिर हीट नेगेटिव हो जाएगी, वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से सारे केसेस हो सकते हैं। ये जो लॉ है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है, और इसको हम दूसरे फॉर्म में भी कह सकते हैं, जैसे इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। यानी कि मैंने जो एनर्जी हीट के फॉर्म में या वर्क के फॉर्म में सिस्टम को दी, वो उस सिस्टम में इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई, वो वेस्ट नहीं हुई। तो ये दूसरा फॉर्म है इस चीज को देखने का। बट यहां पर हम लोग इसको डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू के फॉर्म में ही समझेंगे। यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू हीट गिवन टू द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब चलो इस फर्स्ट लॉ के ऊपर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहला पार्ट कह रहे हैं एक्सप्रेस द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव। तो यहां पर डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, बिकॉज क्यू तो मेरी 0 है लेकिन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। क्यू 0 हो इसका मतलब हीट फ्लो नहीं कर रही है, तो ये तब पॉसिबल होता है जब वॉल ऑफ कंटेनर आर एडियाबेटिक। अब एक नया वर्ड मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। एडियाबेटिक वॉल का मतलब है ऐसी वॉल जिसके थ्रू हीट फ्लो ना कर सके, जैसे हम लोग पीछे थर्मस की वॉल की बात कर रहे थे। और कोई भी ऐसा प्रोसेस जो इस तरह के एडियाबेटिक सिस्टम में होगा, हम कहेंगे कि सच अ प्रोसेस इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो जब Q की वैल्यू 0 हो तो जो मेरा प्रोसेस होता है वो एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाता है। तो एडियाबेटिक का मतलब है बेसिकली हीट फ्लो 0 हो। दूसरा पार्ट कह रहे हैं नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बट Q अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम एंड गिवन टू द सराउंडिंग। तो यहां पर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू की जगह पर Q प्लस 0 हो जाएगा। अरे डेल्टा यू लिखना भूल गया। और Q यहां पर नेगेटिव होगा, इसका मतलब ओवरऑल इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी। यहां पर मेरे पास जो मेरी वॉल्स हैं, अगर मेरी Q पॉजिटिव या नेगेटिव है यानी कि फाइनाइट है, तो मैं अपनी वॉल्स को कंडक्टिंग वॉल कह सकता हूं, बिकॉज अब वो हीट फ्लो अलाउ कर रही हैं। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम शुड इट बी। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो डेल्टा यू की वैल्यू Q प्लस W हो जाएगी, क्योंकि Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड
टू द सिस्टम है, इसलिए ये मेरा Q पॉजिटिव होगा। और चूंकि W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम है, मैं पीछे वर्क डन ऑन द सिस्टम को पॉजिटिव ले रहा था, तो जब सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर रही थी तो वर्क पॉजिटिव था। यहां पर वर्क डन बाय द सिस्टम है, इसका मतलब सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, इसलिए जो मेरा W होगा वो नेगेटिव होगा। तो छोटे छोटे वर्ड है, ऑन की बजाय बाई हो गया तो चीजों का मतलब चेंज हो जाता है, इसको ध्यान से पढ़ना है। तो यहां से फिर ये मैंने फिर डेल्टा यू गड़बड़ लिख दी, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W होगा, जो कि कुछ 100 जूल माइनस 50 जूल टाइप की चीज होगी। ये 100 प्लस 50 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे Q पॉजिटिव है और W नेगेटिव है। व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वुड इट बी? तो डेफिनेटली आइसोलेटेड सिस्टम तो नहीं है, बिकॉज हीट फ्लो हो रही है। कहीं पर उन्होंने मैटर एक्सचेंज की बात की नहीं है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली दिस इज अ क्लोज्ड सिस्टम, जहां पे हीट तो फ्लो हो रहा है पर मैटर फ्लो नहीं हो रहा है। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ में दो टर्म है, हीट और वर्क। हम लोग देखते हैं कि वर्क कैसे मेजर करते हैं। तो वर्क करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे मैं पीछे भी बता रहा था कि ब्लेंडर चला करके पानी को गर्म कर लो। ये जो तरीका वर्क करने का है, इसको मेजर करना बहुत मुश्किल है। क्लास 11th में हम लोग जो वर्क पढ़ेंगे वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क पढ़ेंगे। यानी कि सपोज करो मेरे पास एक कोई सिस्टम था और मैं यहाँ पर इस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाऊं, जिसकी वजह से इसकी वॉल्यूम डिक्रीज कर जाए। यहाँ पर मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, पर इंक्रीज भी कर सकती है, बट फॉर द टाइम बीइंग मान लेते हैं डिक्रीज कर जाए। तो क्या होगा कि यहाँ पर मैंने इस पूरे प्रोसेस को एक प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम से दिखाने की कोशिश की है। मेरा जो सिस्टम था ये किसी एक्सटर्नल प्रेशर Px के अगेंस्ट Vi वॉल्यूम पर रखा हुआ था, यानी कि ये मेरा इनिशियल सिस्टम था और मैंने प्रेशर लगा करके इसकी वॉल्यूम घटा करके Vf कर दी, वॉल्यूम कम हो गई। इस तरीके से मैं मूव किया। ये जो डायग्राम दिखा रहा है ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो जो इस तरह का वर्क होगा, इस वर्क को हम लोग नॉर्मली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट समझते थे। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो जो मेरा फोर्स हो जाएगा वो P एक्सटर्नल इंटू एरिया ऑफ, जो ये पिस्टन है इसका एरिया है उसके इक्वल हो जाएगा, और इंटू डिस्प्लेसमेंट ये लेंथ L हो जाएगी। तो मैं इसको P एक्सटर्नल इंटू A इंटू L लिख सकता हूं, जहां पर A जो है वो इस पिस्टन का एरिया है। अब जो P एक्सटर्नल इंटू A है ये फोर्स हो गया और L डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन इसी चीज को देखने का एक दूसरा तरीका ये है कि दिस टर्म इज P एक्सटर्नल इंटू A इंटू L, जहां पर P एक्सटर्नल एक्सटर्नल प्रेशर है और ये टर्म डिक्रीज इन वॉल्यूम है, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। तो मैं इस डिक्रीज इन वॉल्यूम को इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम लिख सकता हूं, लेकिन चूंकि मैं हमेशा चेंजेस को फाइनल माइनस इनिशियल लिखता हूं, इसलिए मैं इसको माइनस ऑफ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिख सकता हूं, या माइनस ऑफ डेल्टा वी लिख सकता हूं, जहां पे डेल्टा वी इज चेंज इन वॉल्यूम है। तो यहां से जो मेरा वर्क निकल करके आया वो माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी है। इस तरह का जो वर्क है इसको हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं। सॉलिड्स और लिक्विड्स में चूंकि उनकी वॉल्यूम चेंज करना मुश्किल होता है, इसलिए ये जो वर्क होगा ये सॉलिड्स ऑब्लिक लिक्विड्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली 0 होगा। मेनली जो वॉल्यूम चेंज होगा, मैंने प्रेशर लगा करके वॉल्यूम चेंज कर दी, ये मेनली गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। तो यहां पर हम लोग मेनली गैसेस पे होने वाले वर्क के बारे में पढ़ेंगे और इसकी वैल्यू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी है। यहां पर मैंने चूंकि कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम रखा, इसलिए मेरा वर्क जो था वो माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी था। मैं आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट समझा चुका हूं। तो इंटीग्रेशन इस एरिया अंडर द कर्व मैंने आपको बताया था, तो इसीलिए मैंने पीवी डायग्राम बनाया कि पीवी डायग्राम में सपोज करो ये मेरा एक्सटर्नल प्रेशर P है और ये चेंज इन वॉल्यूम है, तो एरिया अंडर द कर्व P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी है।
बट अगर मान लो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट ना भी होता, ये सपोज करो वेरिएबल होता, इस तरीके से जैसे हम लोगों ने बॉयल्स लॉ में देखा था ना कि वॉल्यूम बढ़ने पर प्रेशर घटता है, तो भी सपोज करो मैं प्रेशर लगा करके इसकी वॉल्यूम घटा रहा होता, तो जो मेरा ये टर्म माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी है, इसकी वैल्यू माइनस इंटीग्रल ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डीवी हो गई होती। इस तरीके से हम लोग किसी भी प्रोसेस के लिए प्रेशर वॉल्यूम वर्क निकाल सकते हैं। ज्यादातर प्रॉब्लम्स में हम लोग इस चैप्टर में प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बारे में ही पढ़ेंगे। अब अगला जो कंसेप्ट आया वो आया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क का। तो आइडिया क्या है, ये मैंने 3 लिखा नहीं यहां पर, पीवी डायग्राम बना रखे हैं। सपोज करो मेरे पास कोई गैस है जिसका वॉल्यूम से 4 लीटर है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, और मैं इसको यहां से किसी इसी जगह पर ले जाना चाहता हूं, इस दूसरी जगह पर ले जाना चाहता हूं जहां पर वॉल्यूम तुम्हारा 1 लीटर रह जाए और प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर हो जाए। तो एक तो तरीका क्या है कि मेरे पास जो गैस है 4 लीटर की गैस जिसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, इसके ऊपर डायरेक्ट 4 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगा दूं ताकि 4 एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ये 1 लीटर तक कंप्रेस हो जाए। ये एक तरीका है मेरे पास। तो यहां पर जो मेरा वर्क डन होगा वो हो जाएगा 4 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पर मेरा डेल्टा वी -3 लीटर का, इसलिए जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 12 लीटर इंटू एटमॉस्फेयर। अब ये लीटर इंटू एटमॉस्फेयर को मैं चाहूं तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लूं तो ये नंबर जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1200 जूल के आसपास होगा, पर अभी हम लोग इस चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। अभी हम लोग रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क का कंसेप्ट समझ रहे हैं। इस तरीके से मैं 4 लीटर की गैस को 1 लीटर तक कंप्रेस कर सकता हूं। लेकिन सपोज करो ये मेरी गैस थी 4 लीटर 1 एटमॉस्फेयर पे, जिसको मुझे फिर से 1 लीटर 4 एटमॉस्फेयर तक कंप्रेस करना था। तो किसी और आदमी ने सोचा कि यार मैं डायरेक्ट 4 एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्यों लगा रहा हूं। उसने पहले क्या किया, खाली 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगाया और 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगा करके इस गैस को 2 लीटर तक कंप्रेस कर दिया। और फिर जब ये 2 लीटर 2 एटमॉस्फेयर की हो गई तो फिर 4 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगाया और इस गैस को फिर से 1 लीटर तक कंप्रेस कर दिया, यानी कि पूरा काम 2 स्टेप में किया। तो जो वर्क डन हो गया वो ये एरिया अंडर द कर्व हो गया। और क्लियरली हम देखें तो ये एरिया अंडर द कर्व पिछले वाले एरिया अंडर कर्व से कम हो गया। बल्कि अगर वैल्यू इसकी कैलकुलेट करना चाहूं तो 2 एटमॉस्फेयर पे ये 2 लीटर का वॉल्यूम चेंज है, तो ये वाला जो वर्क हो जाएगा वो 2 इंटू 2 4 लीटर एटमॉस्फेयर का हो जाएगा। और यहाँ पर 4 एटमॉस्फेयर पे 1 लीटर का वॉल्यूम चेंज है, इसलिए ये वाला जो एरिया हो जाएगा ये भी 4 एटमॉस्फेयर का हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क खाली 8 लीटर एटमॉस्फेयर का हुआ। यानी अगर मैं पूरे काम को एक स्टेप में करने के बजाय 2 स्टेप में करूं तो सेम चेंज लाने के लिए मुझे अपना वर्क 12 लीटर एटमॉस्फेयर की बजाय थोड़ा कम करना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे 2 स्टेप में कर रहा था वैसे ही 3 स्टेप में कर सकता था, 4 स्टेप में कर सकता था। लेकिन अगर मैं इसी काम को इनफाइनाइटली मैनी स्टेप्स में करूं, यानी कि 4 से लेकर के 1 तक जाने के लिए मैं, जब मेरा गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो मैं अपना एक्सटर्नल प्रेशर भी करीब 1 एटमॉस्फेयर रखूं ताकि यहाँ आए, फिर थोड़ा सा बढ़ाऊं यहाँ चला जाऊं, फिर थोड़ा सा बढ़ाऊं यहाँ चला जाऊं और इस कर्व के साथ साथ चलता चला जाऊं। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है इससे कम वर्क करके मैं इसको यहां से यहां नहीं ले जा सकता, बिकॉज इससे छोटा एरिया अंडर द कर्व पॉसिबल नहीं है। अब इस तरह का जो वर्क है इसे मैं रिवर्सिबल वर्क कहता हूं। ये रिवर्सिबल वर्क इसलिए है क्योंकि अगर सपोज करो मैं यहां से यहां गया और मुझे जितना वर्क मिला, अगर यहां से वापस इधर चला जाऊं तो मुझे उतना ही वर्क वापस मिल जाएगा। लेकिन ये जो सारे केसेस हैं ये इरिवर्सिबल वर्क के हैं। तो ये तो मैंने ग्राफ बना करके आपको समझाया। अब इसको मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पर जब मैं वर्क की बात कर रहा हूं तो मैं
वर्क डन ऑन सिस्टम की बात कर रहा हूं, यानी कि पॉजिटिव वर्क की बात कर रहा हूं, तो पॉजिटिव वर्क के लिए जो मेरा P एक्सटर्नल है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू P इंटरनल। जितना सिस्टम का प्रेशर है उससे ज्यादा ही प्रेशर लगाऊंगा तभी कंप्रेस कर पाऊंगा। तो सपोज करो मेरा जो P एक्सटर्नल है वो P इंटरनल से बहुत थोड़ा ज्यादा हो। यहां पर मैं जितना मेरा इंटरनल प्रेशर है, गैस का जितना अपना प्रेशर है, ऑलमोस्ट उतना ही एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा हूं, तो क्या होगा, जो मेरा वर्क होगा वो रिवर्सिबल होगा। और इस केस में मैं वर्क को माइनस इंटीग्रल P एक्सटर्नल डॉट डीवी की जगह माइनस इंटरनल P डीवी लिख सकता हूं, जहां पे P जो है वो इंटरनल प्रेशर है या गैस का प्रेशर है। तो फिर से समझाऊं, अगर जितना गैस का प्रेशर है उतना ही प्रेशर मैं लगाऊं या बल्कि उससे बहुत थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगाऊं, तो जो मेरा वर्क डन होगा वो रिवर्सिबल होगा। अगर मैं जरूरत से ज्यादा प्रेशर लगा रहा हूं तो ये जो एक्स्ट्रा वर्क मैं कर दे रहा हूं, मतलब ये टोटल एरिया में से ये जो ऊपर वाला एरिया है ये वाला वर्क मेरा वेस्ट हो जाता है, और जब मैं वापस प्रोसेस को उल्टे डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो मुझे वो वाला वर्क मिलेगा नहीं, इसलिए इसको मैं इररिवर्सिबल वर्क कहता हूं। ज्यादातर केसेस में जब मैं इस चैप्टर में वर्क की बात करूंगा तो वो वर्क रिवर्सिबल वर्क होगा, ज्यादातर केसेस में, हमेशा तो नहीं लेकिन ज्यादातर केसेस में। और रिवर्सिबल वर्क के लिए वर्क की वैल्यू माइनस इंटीग्रल P dV हो गई। ये जो मैंने पूरा डिस्कशन किया इसमें मेरा जो P एक्सटर्नल था वो ग्रेटर देन P इंटरनल था, इसलिए कंप्रेशन हो रहा था, या मेरी डेल्टा V नेगेटिव थी या मेरा वर्क पॉजिटिव था। ये पूरा का पूरा डिस्कशन एज सच एप्लीकेबल है अगर मेरा P एक्सटर्नल लेस देन P इंटरनल होता, यानी कि जो मैं प्रेशर लगा रहा होता वो गैस के प्रेशर से कम होता, जिसकी वजह से गैस एक्सपैंड कर रही होती और मेरा डेल्टा V पॉजिटिव होता। और अगर मेरा डेल्टा V पॉजिटिव है तो मेरा वर्क नेगेटिव हो जाता, बिकॉज अगर गैस एक्सपैंड कर रही है तो गैस सराउंडिंग पे वर्क कर रही है, दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम, जो कि पाई कन्वेंशन ने नेगेटिव ले रखा है। लेकिन इस केस में भी अगर P एक्सटर्नल सिग्निफिकेंटली लेस देन P इंटरनल हो, मतलब कैसे बोलूं, वेरी वेरी ग्रेटर देन कर दूं, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो, तो जो मेरा वर्क होगा वो इररिवर्सिबल होगा। और अगर मेरा P एक्सटर्नल P इंटरनल माइनस DP हो, यानी कि इंटरनल प्रेशर से बहुत थोड़ा सा ही कम हो, तो जो मेरा वर्क होगा वो वर्क रिवर्सिबल हो जाएगा। और यहां पर भी मैं वर्क को माइनस इंटीग्रल P dV ही करूंगा। अब वही इंटीग्रेशन में जैसे मैं लिमिट्स लगाता था, इंटीग्रेशन वाली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, अगर नहीं क्लियर हो तो फिजिक्स में जा करके इंटीग्रेशन पढ़ लेना। जैसे मैं लिमिट्स लगाता था वैसे यहां पर जो मेरी लिमिट होंगी वो इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक होंगी, इनिशियल से फाइनल, और डिपेंडिंग अपॉन इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम में से कौन बड़ा है कौन छोटा, मेरा वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगा। अगर वॉल्यूम कम हो रही है, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से कम है, कंप्रेशन हो रहा है तो फाइनल वर्क पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क नेगेटिव आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ खास तरह के प्रोसेसेस के लिए वर्क निकालेंगे। तो सबसे पहली बात हो गई वर्क डन फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो कोई गैस, इसके लिए PV इज इक्वल टू nRT हो जाता है। तो nRT में नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट होंगे, R तो गैस कांस्टेंट है ही। आइसोथर्मल एक नया शब्द निकल करके आया, इस तरह के वर्ड मैं यूज करूंगा काफी। आइसो का मतलब है सेम, और थर्मल से यहां मेरा मतलब है टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल का मतलब है कि टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो PV इज इक्वल टू nRT में मैं प्रेशर को nRT बाई
v लिख सकता हूं। अब यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या आई, जब मैं पीछे लिख रहा था w इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल पी डीवी, तो ये इंटीग्रेशन कोई कर नहीं सकता, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए मैं अगर dv को वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन ले रहा हूं तो v dv को इंटीग्रेट कर सकता हूं, v स्क्वायर dv को इंटीग्रेट कर सकता हूं, साइन v dv को इंटीग्रेट कर सकता हूं, 1 बाई वी डीवी को इंटीग्रेट कर सकता हूं। इस तरह की तो इंटीग्रेट कर सकता हूं, मतलब v का ही फंक्शन होगा उसी को इंटीग्रेट कर सकता हूं। p dv का कोई मतलब नहीं बनता अनलेस एंड अनटिल मैं किसी ना किसी तरीके से p को v के टर्म्स में ना लिख सकूं, p एज अ फंक्शन ऑफ v ना लिख सकूं। तो क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए p एज अ फंक्शन ऑफ v लिखा जाएगा nRT बाई v। अब जब मैंने इस तरह से प्रेशर को एज अ फंक्शन ऑफ v लिख लिया तो मेरा वर्क डन हो गया माइनस इंटीग्रल nRT बाई v dv फ्रॉम v इनिशियल टू v फाइनल। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं तो ये बाहर आ गया, इंटीग्रल dv बाई v फ्रॉम v इनिशियल टू v फाइनल। dv बाई v अगर हम लोग फिर से इंटीग्रेशन वाला अपना चैप्टर देखें, टॉपिक देखें, तो इसकी वैल्यू ln v होती है माइनस nRT ln v, जहां पर ln जो है ये नेचुरल लॉग कहलाता है या लॉग ऑफ v टू द बेस e कहलाता है। अभी मैं लॉग के डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन छोटी सी कुछ बातें यहां पे बता दूंगा। जो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x बाई y। तो यहां पर जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस nRT ln v फाइनल माइनस ln v इनिशियल, जिसकी वैल्यू माइनस nRT ln v फाइनल बाई v इनिशियल हो जाएगी इस प्रॉपर्टी की वजह से। और जो ln है ये log टू द बेस e है, जहां पर e एक नंबर होता है, मैं फिर इस डिटेल में जाना चाहता। और इस ln की वैल्यू माइनस nRT इंटू 2.303, ये कोई कन्वर्जन फैक्टर है, इंटू लॉग ऑफ v फाइनल बाई v इनिशियल हो जाएगी, जहां पर log का मतलब log बेस 10 है। तो इन जनरल एक प्रॉपर्टी होती है कि ln ऑफ x इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ x, जहां पर ये log बेस e है और ये log बेस 10 है। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके मैंने ln v फाइनल बाई v इनिशियल को 2.303 log v फाइनल बाई v इनिशियल लिख दिया। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क होगा, मैंने थोड़ा यहाँ गंदा कर दिया, इसको साफ साफ लिख दूं, इस वर्क की वैल्यू माइनस nRT इंटू 2.303 लॉग ऑफ v फाइनल बाई v इनिशियल होगी। अगला जो ये केस है ये है वर्क फॉर फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है, सपोज करो मेरे पास एक वेसल है जिसमें किसी प्रेशर P0 पे कोई गैस रखी है, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर जो है मेरा ये 0 है, और मैं इस गैस को फ्री छोड़ दूं, मतलब इसको एक्सपैंड करने दूं, तो चूंकि P एक्सटर्नल 0 है तो यहां पर वर्क डन की वैल्यू 0 हो जाएगी। वर्क मेरा माइनस P एक्सटर्नल dV का इंटीग्रल था, अब जब P एक्सटर्नल ही 0 हो गया तो वर्क की वैल्यू 0 होगी। ऑब्वियसली यहां पर जो P एक्सटर्नल है दिस इज सिग्निफिकेंटली लेस देन प्रेशर ऑफ द गैस, इसलिए ये जो मेरा केस है ये केस ऑफ इररिवर्सिबल वर्क हो गया। ठीक है, दो और टर्म मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा, वर्क फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस एंड वर्क फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो पहले समझते हैं आइसोबारिक और आइसोकोरिक क्या है, एक एक करके करते हैं। आइसोबारिक का मतलब है प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज ज्यादातर काम हम लोग जो
ओपन सिस्टम में करते हैं। मान लो मैं लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, तो मैं एक बीकर में लेकर के कोई दो चीजें मिलाई और वो आपस में रिएक्ट हुई, तो चूंकि वो चीजें ओपन सिस्टम में हो रही हैं, इसलिए वहां पर प्रेशर कांस्टेंट होता है। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो जो मेरा वर्क माइनस इंटीग्रल पी डीवी था उसकी वैल्यू माइनस पी इंटू इंटीग्रल डीवी हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर मेरा कांस्टेंट है इसलिए वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म्स इंटीग्रल के बाहर आ जाते हैं। और अब जो मेरा v इनिशियल और v फाइनल है उसका इंटीग्रल सिंपली dv का इंटीग्रल v हो गया। लिमिट लगाई तो इनिशियल से फाइनल तक लगाई तो ये माइनस पी इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हो गई, जो कि माइनस पी इंटू डेल्टा वी हो गई। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए जो मेरा वर्क डन है उसके लिए मुझे कोई इंटीग्रल करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली वर्क डन को माइनस पी इंटू डेल्टा वी लिख सकता हूं। एक और वर्ड आया आइसोकोरिक, इसका मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब अगर मेरी वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो जो मेरी v इनिशियल है वही मेरी v फाइनल है, और अगर इनिशियल और फाइनल दोनों ही वॉल्यूम सेम है तो बेसिकली गैस ने एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया, तो जो मेरा वर्क डन हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने चार तरह के वर्क पढ़े, आइसोथर्मल, फ्री एक्सपेंशन, आइसोबारिक और आइसोकोरिक, जिसमें से फ्री एक्सपेंशन और आइसोकोरिक तो जीरो ही होते हैं। आइसोबारिक के लिए इसकी वैल्यू माइनस पी इंटू डेल्टा भी हो जाती है, सिंपल। खाली एक आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसका वर्क निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ा, थोड़ा सा काम करना पड़ा। उसका फॉर्मूला डेराइव करना भी सीख लेना और याद भी कर लेना, माइनस NRT 2.303 इंटू लॉग ऑफ वी फाइनल बाई वी इनिशियल। इसके साथ ही हम लोग ये टॉपिक खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।